अपन 11th क्लास का अगर सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर, तो जो सेकेंड चैप्टर में जो यूनिट है वो जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता क्या है? सरल रेखा में गति जिसको कहा जाता है, अगर आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, अगर ये वस्तु है जो अगर अपनी पोजीशन चेंज करती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन में चेंज होता है, तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन with respect to time, this is called motion in straight line, motion in straight line। हिंदी में इसको कहा जाता है अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन यदि समय के साथ में होता है, स्थिति में परिवर्तन यदि समय के साथ हो, समय के साथ हो, तो उसे सरल रेखा में गति कहा जाता है, सरल रेखा में गति कहा जाता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, वो x इजिकल टू 0 पे, अगर t टाइम में यहाँ पे t इजिकल टू 0 था और t टाइम में t इजिकल टू t होने पे ये x इजिकल टू t0 होने पे x इजिकल टू x0 हो जाता है। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी अगर स्थिति में कुछ परिवर्तन होता है तो उसको सरल रेखा में गति कहा जाता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। ठीक है। और टाइप ऑफ लीनियर मोशन, लीनियर मोशन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो लीनियर मोशन, अब लीनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा उसी को लीनियर मोशन कहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप पाथ पे अगर चल रहे हो और पाथ अगर एक्स वाई डायरेक्शन में है या किसी भी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर पाथ चल रहा है तो उसको लीनियर मोशन नहीं कहा जाएगा। लीनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में है, मतलब यहां से आपको यहां जाना है, यहां से आपको यहां जाना है, माना कि ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में है, तो इसको अपन स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हैं, लीनियर मोशन कह सकते हैं। अब टाइप ऑफ लीनियर मोशन कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप ऑफ लीनियर मोशन, सरल गति जो है, सरल गति के प्रकार, सरल गति के प्रकार। अब सरल गति के प्रकार कितने प्रकार की होती है सरल गतियां? तो पहला है वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब एक जैसा जो लीनियर मोशन होता है, एक जैसे का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी में किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं आता है। अगर वेलोसिटी में चेंजेज आ जाएगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, उसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा। अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात करता हूं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब स्थिर हो जाती है। तथा एक्सीलरेशन जो होता है इस मोशन में वो हो जाता है जीरो। एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है एक्सीलरेशन। आपके क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि यूनिफॉर्मली लीनियर मोशन में वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी और एक्सीलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। उसी टाइप से अगर मैं बात करता हूँ नॉन लीनियर मोशन की, तो नॉन लीनियर मोशन क्या होता है? तो देखो, नॉन लीनियर मोशन की बात करेंगे अपन जब, नॉन लीनियर मोशन, नॉन सेकेंड टाइप इसका है, तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब ये होता है कि उसका जो मोशन होगा, उसकी जो गति होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो गति होगी वो यूनिफॉर्मली नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। नॉन लगते ही वो एक जैसा नहीं होगा। इसका मतलब उसके वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? चेंजेज आ जाएगा। वेलोसिटी नॉट इजिकल टू कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी इसका मतलब जनरेट एक्सीलरेशन।
तो वहां पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर वेलोसिटी में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज आ रहा है, इसका मतलब वहां जनरेट क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, मतलब आपका त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आता है एक एक नंबर का। जब आप आईआईटी के अगर बेसिक क्वेश्चन देखोगे, नीट के अगर बेसिक क्वेश्चन देखोगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा लीनियर मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं होती है तथा वहां पे एक्सेलरेशन का जनरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन जनरेशन वहां होगा जहां पे वेलोसिटी क्या नहीं होगी, आपकी कांस्टेंट नहीं होगी। और अगर दूसरा इसका फर्स्ट वाला टाइप देखेंगे तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब ये होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और एक जैसा मोशन होगा इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किसी भी प्रकार का आपका एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। अब ये हो गया आपका जो टाइप है उसके हिसाब से हो गया। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका होता क्या है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये बताया गया है कि अगर इसकी जो डेफिनेशन में बनाता हूं, डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, तो डेफिनेशन इसकी होगी जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में एक रेस्ट कंडीशन पे, क्या है, एक रेस्ट कंडीशन पे है, तो जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, जब इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स अप्लाई होना चाहिए। अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स अप्लाई है, तभी वो रेस्ट कंडीशन से क्या हो जाएगा, मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में चल रहा है, ये मूविंग कंडीशन में चल रहा है, तो ये रेस्ट कंडीशन में कैसे आएगा, तो जब कोई अगर फोर्स अगर लगेगा और फोर्स लगते ही ये क्या हो जाएगा, उसकी रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। ये है फर्स्ट लॉ। मतलब ऐसी कोई भी बॉडी होती है जो अगर जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स या बल अप्लाई होता है, तब वो अगर रेस्ट कंडीशन में है तो मूविंग कंडीशन में आ जाएगी, और मूविंग कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। तो ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ सरल रेखीय गति के लिए बहुत ही उपयोगी है तथा अपन न्यूटन फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे। ये तो अपन ने पढ़ा था जब सरल रेखा में गति हो रही है, मतलब लीनियर मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है आपका, लीनियर मोशन हो रहा है। अगर ये मोशन, अगर जनरल मोशन, आपने देखा होगा एक टर्म्स आती है जनरल मोशन। जनरल मोशन के अंदर क्या होता है, तो जनरल मोशन के अंदर दोनों चीजें दी हुई होती है, उसकी डायरेक्शन भी दी हुई होगी और उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ होगा। ये दोनों अगर चीजें जहां पे दी हुई होती है उसको तो जनरल मोशन कहेंगे। और अगर ओनली फॉर डायरेक्शन की बात करता है तो वहां पे क्या आ जाएगा, लीनियर मोशन आ जाएगा। तो अपन लीनियर मोशन जो होता है वो 1D में होता है, वन डायरेक्शनल में होता है। लीनियर मोशन किस में होता है, वन डायरेक्शनल होता है। अगर मैं बात करता हूँ जनरल मोशन की, तो जनरल मोशन में आपका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। अब ये बात आती है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये दो चीजें आती है। इससे अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी अपन समझ सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी क्या आती है। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप की एक क्वांटिटी आती है। फिजिकल का मतलब मैंने आपको कल भी बता चुका हूं, आगे वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि फिजिकल, अगर फिजिक्स वर्ड जुड़ा हुआ है इसका मतलब वहां पे क्या आएगी, भौतिकी आएगी। भौतिकी मतलब जिसको अपन देख सकते हैं वो चीज आएगी। अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो प्रकार की क्वांटिटी आती है, एक तो आती है स्केलर और एक आती है आपकी वेक्टर। दो प्रकार की क्वांटिटी आती है, स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर मतलब एक स्केल है। स्केलर नाम से आपको पता होना चाहिए। स्केलर मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अदिश राशि कहा जाता है, और इसको कहा जाता है आपकी सदिश राशि। अदिश राशि जो होती है स्केलर फॉर्मेशन, स्केल मतलब एक मापांक होता है। और मापांक में क्या मापा जाता है, तो किसी भी अगर मैग्नीट्यूड को अगर आपको मापना है तो मैग्नीट्यूड अगर दिया हुआ होता है तो उसमें क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। और अगर वेक्टर की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें दी हुई है इसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी में आएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ स्केलर की, तो स्केलर में आपका मैग्नीट्यूड आएगा। वेक्टर की बात करूंगा तो वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आ जाएगा।
स्केलर क्वांटिटी को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको अपन आर्थमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, आर्थमेटिकली, जिसको मैथमेटिकली भी कह सकते हैं। मतलब जितने भी अगर गणितीय सूत्र लग रहे हैं उससे उसका एडिशन कर सकते हैं, उससे उसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब उसको ऐड कर सकते हैं, दो राशियों को जोड़ सकते हैं, दो राशियों को घटा सकते हैं, दो राशियों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो राशियों का डिवाइडेशन कर सकते हैं। ये सारा आर्थमेटिकली हो सकता है, मैथमेटिकली हो सकता है, मतलब गणितीय रूप से अपन कर सकते हैं इसको, गणितीय रूप से जोड़ना, घटाना, ये सब कुछ अपन आर्थमेटिकली रूप से, मतलब गणितीय रूप से अपन इसको कर सकते हैं। कौन सी क्वांटिटी में करेंगे अपन? स्केलर क्वांटिटी में करेंगे। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात आती है तो वेक्टर, V4 वेक्टर आता है, इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ होगा और डायरेक्शन भी दी हुई होगी। अगर दोनों चीजें हैं अपने पास में, इसका मतलब उसको न तो अपन आर्थमेटिकली एडिशन कर सकते हैं, न उसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, किसी भी टाइप से ये दोनों चीजें अपन आर्थमेटिकली नहीं कर सकते। ओनली फॉर कैसे करेंगे? तो ज्योमेट्रिकली करेंगे, ज्योमेट्रिकली एडिशन हो सकता है, एडिशन एंड ज्योमेट्रिकली सब्सट्रैक्शन। या तो अपन ज्योमेट्रिकली उसका एडिशन कर सकते हैं या ज्योमेट्रिकली सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। जिसमें अगर डायरेक्शन आपको दिखेगी वो वेक्टर में चली जाएगी, और जिसमें डायरेक्शन नहीं और ओनली फॉर मैग्नीट्यूड दिखेगा वो आपका स्केलर में चला जाएगा। अब अपन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को अपन देखेंगे, उसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, ये एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। अब मैं बात करता हूँ उसके एग्जाम्पलों की। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो स्केलर, सबसे पहली बात करता हूं मैं स्केलर की। स्केलर में फर्स्ट आता है आपका मास, मास आ गया फर्स्ट। दूसरा आ गया स्पीड, स्पीड आ गई। तीसरा अगर बात करता हूं तो डिस्टेंस, टाइम एंड वॉल्यूम। जैसे डिस्टेंस हो गया आपका, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंड डेंसिटी और टेम्परेचर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। अब अपन सबको एक एक को समझेंगे कि अगर देखो, अगर आपका मास दिया हुआ है तो मास की क्या कोई डायरेक्शन होती है क्या? द्रव्यमान की किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। द्रव्यमान ओनली फॉर क्या है? एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट के लिए यूनिट लगती है। मास के लिए आपको मैंने यूनिट्स, मेजरमेंट इन यूनिट्स में मैंने पढ़ा चुका हूँ कि मास के लिए आप केजी का यूज करते हैं। अगर मैं केजी का यूज करूंगा इसका मतलब वो मास दिखा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्शन यूज नहीं होती। उसी टाइप से स्पीड। अब आप सोचोगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? जो मैंने पहले भी बता चुका हूं, स्पीड और वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगी, वेक्टर क्वांटिटी में आएगी। क्यों आएगी वेक्टर क्वांटिटी में? क्योंकि स्पीड जो है इसमें आती है आपकी डिस्टेंस और अपॉन में आता है आपका टाइम। यहां पे आता है डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में आ जाएगा आपका टाइम। तो जो डिस्टेंस अपॉन टाइम है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अगर डिस्टेंस आपकी किस में जा रही है? स्केलर में जा रही है। डिस्टेंस आपकी स्केलर में जा रही है, टाइम आपका स्केलर में जा रहा है, इसका मतलब आपकी स्पीड भी क्या आएगी? स्केलर में ही हो सकती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी। अब आपकी जो डिस्टेंस दे रखी है कि मैं 2 किलोमीटर चला, अब 2 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में चला ये तो अपन को पता नहीं हो सकता ना। किसी भी प्रकार से ये अपन पता नहीं लगा सकते जब तक आगे वाला आपको यूं नहीं कहता कि मैं उस डायरेक्शन में चला हूँ, एक्स डायरेक्शन में चला हूँ, वाई डायरेक्शन में चला हूँ, उत्तर में चला हूँ, दक्षिण में चला हूँ, पूर्व में चला हूँ। किसी भी डायरेक्शन का अगर वो नाम नहीं ले रहा है तब तक वो क्या है? आपकी डिस्टेंस है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम आते ही वो क्या कहलाएगा? आपका स्पीड कहलाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आया। अब डिस्टेंस को हिंदी में कहा जाता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है विस्थापन। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं आगे वाले वीडियो में। अगर इसकी जानकारी लेनी है तो आप पहले वाले वीडियो को देखें अच्छे से, ठीक है। डिस्टेंस से दूरी है, ये है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन है। तो ये जो जाएगा, अब सुनना, डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको मैंने बता चुका। टाइम, टाइम होता है समय,
समय की कोई दिशा होती है क्या किसी भी टाइप की? किसी भी टाइप की कोई दिशा नहीं होती है। समय एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है जो वेरी करता है विद कैलेंडर के साथ में। अगर टाइम है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका मतलब टाइम भी किस में जाएगा, आपका स्केलर क्वांटिटी में जाएगा। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम में क्या होता है, मीटर क्यूब। भाई मीटर क्यूब है, अब वो मीटर क्यूब कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है वो तो अपन को पता है नहीं, तो मीटर क्यूब आएगा, इसका मतलब वॉल्यूम बता रहा है। और वॉल्यूम क्या कौन सी क्वांटिटी में जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में। डेंसिटी, अब डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, रो इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब ये जो मास है, अब सुना, मास और वेलोसिटी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अगर स्केलर है ये भी स्केलर है, तो आगे वाली भी क्या बनेगी, आपकी स्केलर बनेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको याद रखना है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आपकी वेक्टर में चली जाएगी, और वेक्टर में चली जाएगी, इसका मतलब मास जो है, अब रो किस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी जिस पे डिपेंड करती है उसका पहले रोल होता है। जिस पे अगर कोई भी चीज अगर डिपेंडेंट रहती है उसका रोल पहले होता है, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है उसका रोल क्या होता है, बाद में होता है। तो अपन जब डेंसिटी की बात करते हैं तो अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है कि उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब उसका मास क्या है, ज्यादा है। अगर मास ज्यादा है इसका मतलब ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, मास के ऊपर, और मास आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए आपकी डेंसिटी भी कौन सी क्वांटिटी में जाएगा, स्केलर में चला जाएगा। टेम्परेचर की बात करूंगा तो टेम्परेचर किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता। टेम्परेचर मतलब गर्म हो रहा है, कोई भी चीज अगर गर्म हो रही है इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो टेम्परेचर की अगर डायरेक्शन नहीं होती इसका मतलब टेम्परेचर भी किस में चला जाएगा, एक्सीलरेशन, स्केलर क्वांटिटी में चला जाएगा। अब मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ, इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला तो मैंने आपको समझा चुका हूँ वेलोसिटी, दूसरा अगर देखना है तो आपको आ गया डिस्प्लेसमेंट। देखो अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब इसको कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है विस्थापन। पहले भी मैं लिख चुका हूँ, अभी वापिस लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है। अब ये जो विस्थापन है, विस्थापन किसी डायरेक्शन में होगा, या तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस बता रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में ही बताई जाएगी, इसीलिए इसको किस में लिया गया, वेक्टर क्वांटिटी में लिया गया। एक आता है मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में मैंने कल ही आपको बताया था, जिसको कहते हैं संवेग। संवेग जो न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार आया था, P इजिकल टू एम इंटू वी। अब सुनना, अगर वेलोसिटी है वो मल्टीप्लाई में, m मतलब मास तो क्या स्केलर है, और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई में है इसका मतलब p भी किस में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। मोमेंटम हो गया, इसी टाइप से लीनियर मोमेंटम हो गया, इसी टाइप से अगर अलग अलग बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई। एंगुलर वेलोसिटी की बात करूंगा तो जिस टाइप से आपकी लीनियर वेलोसिटी आती है उसी टाइप से आपकी एंगुलर वेलोसिटी भी आती है। अगर आप एंगल में कहीं पे भी विस्थापन अगर कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और उसके जो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंजेस आ रहा है तो उसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी में विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई सी भी टाइप का कोई चेंजेस आ रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं वहां पे, ठीक है।